पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है जो दोनों तरह के काम करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटे हमने किसको कहा था? दैट हैव इट्स ओन डक्ट्स, जिसकी अपनी डक्ट्स होती हैं। अब ये जो सिक्रीशंस बनाता है एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए, वो डायरेक्टली ये पोर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी स्पेशल नालियों के ज़रिए। ये उन सिक्रीशंस को डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचा देता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है हमारे टॉपिक के लिहाज से। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इट्स एंडोक्राइन फंक्शन। अब पैंक्रियाज के अंदर सेल्स जो हैं उनके पोर्शन, सेल्स एक तरह के सेल्स एक गुच्छा बना लेते हैं, पोर्शंस हैं उसमें मुख्तलिफ, जिनको हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम देते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये उन सेल्स की, आप कह लें कि ये अगर सेलुलर पोर्शन है उसका, ये हो सकते हैं उसके एंडोक्राइन, ये सेल्स हो सकते हैं उसके एक्सोक्राइन। अब ये जो एक खित्ता है ये कहलाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है। एक को हम नाम देते हैं इंसुलिन और दूसरे को हम नाम देते हैं ग्लूकेगॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का क्या फंक्शन है? जब हम खाना खाते हैं, खाने की ब्रेकडाउन होती है, उस ब्रेकडाउन के नतीजे में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तब्दील होते हैं ग्लूकोज में। इसका मतलब वो ग्लूकोज जो बना वो एब्जॉर्ब होके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में जाएगा और वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल जो है वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को। बढ़ा हुआ शुगर लेवल एक खास पॉइंट तक, वो आगे जाके हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन इस ग्लूकोज को लोअर करने में मदद देगा इन ब्लड। इंसुलिन का क्या फंक्शन होगा? इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल एट अ सर्टेन पॉइंट। लोअर करता कैसे है? जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ कुछ तो हमारी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गया, जो अजाफी बच रहा है वो कहाँ जाएगा? वो स्टोरेज फॉर्म में तब्दील होता है। वो कहाँ पे जाता है बेटे? वो स्टोरेज फॉर्म में तब्दील होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब इस ग्लाइकोजन कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। ये मसल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब आ गई बात ग्लूकेगॉन की। ग्लूकेगॉन जब हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमने खाना नहीं खाया, भूख लगना शुरू हुई, अब इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल एक लेवल से, सर्टेन लेवल से फॉल करना शुरू हो गया। अब ग्लूकेगॉन जो है, लोअर ग्लूकोज लेवल जो है वो स्टिमुलेशन देगा, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे बढ़ा देगा? ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था लीवर में, हमारे मसल्स में, इसको तोड़ेगा
और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर और हमारा ग्लूकोज लेवल जो है एक खास सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये एक हार्मोनी में काम करते हैं, एक खास तरतीब में, एक रबत में काम करते हैं। इन्होंने हमारे जिस्म का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन रखना होता है 80 to 120 मिलीग्राम पर DL। अब आपकी बुक पे उन्होंने इसके यूनिट्स दिए हुए हैं, मिलीग्राम पर 100 ml। ये भी ठीक है, ऊपर वाले भी ठीक हैं, ठीक है। इन लेवल्स के दरमियान में रहेगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक रहेगा और हमारा जिस्म एफिशिएंटली काम करता रहेगा। अब बेटे मैंने बात की कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाता है तो हमारा इंसुलिन, फॉर एग्जांपल खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज जाना चाह रहा है 120 से ऊपर, इंसुलिन पैदा होनी शुरू होगी। वो क्या करेगी, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस रेंज में रखने की कोशिश करेगी। अब अगर हमें भूख लग रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जाना चाह रहा है 80 से बिलो, तो ग्लूकेगॉन खारिज होना शुरू होगा। ग्लूकेगॉन क्या करेगा कि उसने इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को 80 से 120 के इन बिटवीन रखना है। तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और दोबारा उसको ग्लूकोज में तब्दील करेगा, इसकी रेंज में रखने की कोशिश करेगा। अब अगर इंसुलिन सही पैदा नहीं हो रही तो दैट काजेज अ डिजीज वेल नाउन, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। एक हमने पढ़ी थी डायबिटीज इंसिपिडस, वो किसकी वजह से थी, वो लो प्रोडक्शन ऑफ ADH हार्मोन था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम पैदा होता था, रीअब्जॉर्प्शन कम होती थी और यूरिनेशन ज्यादा होती थी। अब इस डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, दिस इज काज ड्यू टू द हायर लेवल्स ऑफ ग्लूकोज in blood। ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब इसके भी बहुत सारे काजेज हैं। इंसुलिन कम पैदा हो रही या नहीं पैदा हो रही, इंसुलिन ठीक पैदा हो रही लेकिन रिसेप्टर सेल खराब हो गए, रिसेप्टर्स जो सेल्स के ऊपर मौजूद हैं वो खराब हो गए। मतलब आगे हम इसकी भी टाइपिंग करते हैं फिर डायबिटीज की भी। अच्छा जी, अब इसमें होगा क्या, देयर विल बी, इसकी एग्जैक्ट जो सिम्टम्स हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। अब ये क्या, पॉलीफेजिया भूख का बढ़ जाना, पॉलीडिप्सिया ज्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया ज्यादा पेशाब आना। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से भूख में इजाफा, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना, ये इसकी सिम्टम्स है। अब इन कंडीशंस का होना
पेशेंट को इंडिकेट कर देता है कि उसका शुगर लेवल बढ़ चुका हुआ। अब इससे होगा क्या? देयर विल बी वेट लॉस, वजन क्या होगा? कम होगा। पेशाब बार बार आने से मिनरल इम्बैलेंस भी होगा। मिनरल इम्बैलेंस से लेथार्जी भी होगी, थकावट हर टाइम, जिस्म में दर्दें भी होती हैं, बॉडी पेन्स। हमारे जो सोल हैं पाँव के तलवे, उनका जलना, वो भी इसकी एक अलामत है जो कि पेशेंट फील करता है। होंठ सूखे रहेंगे, मुंह सूखता रहेगा, किस वजह से? प्यास ज़्यादा लग रही है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? इसको आइडेंटिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कैसे? ब्लड सैंपल्स के ज़रिए। ब्लड सैंपल से क्या होगा? हम शुगर लेवल डिटेक्ट कर सकेंगे। उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्ट है BSF, ब्लड शुगर फास्टिंग। अब BSF के लिए क्या ज़रूरी है? देयर शुड बी 8 to 10 आवर्स फास्टिंग, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, खाली पेट रहना है। फिर आपने ब्लड सैंपल देना है। जब आप तब ब्लड सैंपल देते हो, अगर तो शुगर लेवल आपका 70 to 99 के इन बिटवीन आता है, 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml, देन यू आर ओके। एक नॉर्मल बंदे का इतना ही आना चाहिए खाली पेट, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद। अगर 100 to 125 मिलीग्राम पर 100 ml आता है, 100 to 125 मिलीग्राम पर DL, देन यू आर प्री डायबिटिक। तब क्या है आप? अभी डायबिटीज हुई नहीं, आपको आगाज हो रहा है। इट मीन्स अलार्म है आपके लिए। आप मीठी चीजें छोड़ दें, आप निशास्ते वाली चीजें छोड़ दें। स्टार्च कौन सी हैं उसमें? बेकरी आइटम्स जितनी हैं, बेकरी आइटम्स छोड़ दी जाएं। पिज़्ज़े, पास्ते, शवारमे छोड़ दिए जाएं। मैदा है, स्टार्च है, उस इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स ने टूट के ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना होता है। सिर्फ चीनी छोड़ देना हल नहीं होता फिर। और हमारे यहाँ अमूमन होता क्या है? सिर्फ चीनी छोड़ी जाती है, बाकी चीजें उसी जगह। हमने बचना है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से बचेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारा शुगर लेवल जो है एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर इट्स वैल्यू इज मोर देन 126 मिलीग्राम पर 100 ml, देन यू आर अ डायबिटिक पर्सन। इट्स वैल्यू इज मोर देन 126 मिलीग्राम पर DL, बट इन फास्टिंग। किस कंडीशन में? फास्टिंग में। देन यू आर अ डायबिटिक। अब आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना है, उनकी हिदायत पर अमल करते हुए अपनी मेडिसिन्स लेनी है और साथ आपका परहेज होगा। और जितनी बॉडी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो बर्न होगा। उस बर्न होने से वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। आप कहा यह जाता है कि डायबिटिक पेशेंट की मेडिसिन उसके अपने इख्तियार में होती है। अब जितनी प्रेवलेंस हो चुकी है डायबिटीज की, अब इसको डिजीज समझना भी छोड़ दिया गया। उसकी वजह नॉट हार्मफुल इफ इट बिकम्स इन अ नॉर्मल रेंज, और वो रखना आप पे मुनहसर है।
नशास्ते वाली सारी चीज़ें मुजरे सेहत हैं, छोड़ दी जाएं, कोई मसला नहीं। ज़रूरी ब्लड शुगर लेवल आपको मिलता रहता है आपकी वेजिटेबल से, आपके फ्रूट से। काम करना, डेली एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करना आपके लिए सेहत है, तो वो परफॉर्म करें, वॉक करें, वो आपके लिए सेहत है, जिससे आपकी बीमारी भी दूर होती जाएगी और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आते चले जाएंगे। अच्छा, एक तो तरीक़ेकार इसका ये है ब्लड शुगर फास्टिंग डिटेक्ट करके। दूसरा तरीक़ेकार है, उसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। अब GTT में क्या किया जाता है? खाली पेट जाना है आपने, नहार मुंह, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग। अब उस 8 से 10 घंटे की फास्टिंग में आपने पहला सैंपल अपना देना है ब्लड का। अब उस पहले सैंपल में अगर शुगर लेवल आपका ये आता है, दैट्स राइट, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज आती हैं, फिर आगे हमने प्रोसीड करना है। GTT में बेसिकली पूरा टेस्ट ही परफॉर्म किया जाता है। अब 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये 1 गिलास पानी के अंदर चम्मच से हल करके पीना होता है। अब इस पीने के बाद बेसिकली 3 सैंपल दिए जाते हैं, बेसिकली 3 सैंपल दिए जाते हैं आफ्टर फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। आपकी बुक में उन्होंने एवरेज लिख दिया कि आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्रिंकिंग 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यू शुड गो फॉर योर ब्लड शुगर टेस्ट। तो उसमें क्या है, लेस देन 140 मिलीग्राम पर 100 ml, लेस देन 140 मिलीग्राम पर 100 ml, यू आर नॉर्मल। आप क्या हो? नॉर्मल हो। लेकिन ये ना भूलो कि ये फास्टिंग का सैंपल नहीं है, इसमें आपने 75 ग्राम शुगर पी है। जब फास्टिंग में देना है तब ये है, और जब आपने 75 ग्राम ग्लूकोज पी लिया तब आपका लेवल अगर ये आता है, इससे नीचे आता है, तो देन यू आर नॉर्मल। अगर फ्रॉम 140 टू 200 मिलीग्राम पर 100 ml, 140 टू 200 मिलीग्राम पर 100 ml, देन यू आर प्री डायबिटिक। तो फिर आप क्या हो? प्री डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक मीन कि अभी आगाज हो रहा है, अभी आपकी रूटीन लाइफ चेंज करने से, एक्टिव लाइफस्टाइल में आने से और परहेज करने से आप थोड़ा इस पीरियड को लेंथन कर सकते हो, थोड़ा लंबे अरसा चला सकते हो। और अगर इट इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर 100 ml, देन यू आर अ डेफिनेट डायबिटिक पेशेंट। तब आप क्या हो? एक डायबिटिक पेशेंट हो। अब आपको अपने कंसल्टेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। आप उनसे कंसल्ट करोगे, मेडिसिन लोगे और उनकी बताई गई हिदायत पर अमल करोगे। दिस इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। किस वजह से हो रही है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हमारा, दैट इज गोनेड्स। गोनेड्स क्या हैं? गोनेड्स जो हैं वो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज।
इन दोनों का काम गैमीट्स बनाना था। दोनों क्या बना रहे थे? मतलब मेल में स्पर्म्स और फीमेल में एग्स। इसके साथ साथ दे हैव देयर एंडोक्राइन फंक्शन, ये कुछ हार्मोन भी खारिज करते हैं। जैसे एक मेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स? मुंह पे बालों का उगना मेल में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। आवाज की भारापन, मर्दों की आवाज भारी होती है, औरतों की आवाज भारी नहीं होती। हमारी बॉडी पे बाल ज्यादा होते हैं छाती पे, औरतों में नहीं होते। टेस्टोस्टेरोन इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे बात ओवरीज की। ओवरीज जो है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ एग्स आल्सो प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो अलग-अलग हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल। उनकी आवाज का बारीक होना, उनके छाती का उभार, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स के। अब ये अगर हार्मोन सही पैदा हो रहा, इट मींस नॉर्मल। अगर ये सही पैदा हो रहे, इट मींस नॉर्मल। और अगर इनकी डेफिशिएंसी या इजाफा होता है, फिर जो इनका नॉर्मल फंक्शन है उसी फंक्शन को ये डिस्टर्ब करते चले जाएंगे, वही फंक्शन ठीक नहीं होगा। और आपने नोट किया होगा कि घरों में जो एजेड आपकी दादियां या नानियां या जिनकी माएँ एजेड हैं, उनके बाल आने शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, मुंह पे, मोटे। जिस तरह हमारे तो ज़्यादा होते हैं ना, लेकिन उनके हमारी निस्बत कम, लेकिन मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है? अब ये हार्मोन उस मिकदार में पैदा नहीं हो रहे। जो ज़रा ज़्यादा एज की औरतें होती हैं, उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी होना शुरू हो जाती है। एक यंग लेडी की निस्बत उसकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या? ये जो हार्मोन है दोनों, ये कम हो जाते हैं। ये नहीं पैदा होना शुरू हो जाता, ये कम पैदा होते हैं। ठीक है जी।